So the next one is factors affecting ionization potential. आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तीनों में से हम इसे किसी भी नाम से डिस्क्राइब कर सकते हैं. बेसिकली दिस इज़ द टेंडेंसी या दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम. किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, इजेक्ट कराने के लिए एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको हम आई या आई का नाम देते हैं. अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करता हूँ तो पहला फैक्टर एटॉमिक साइज़ है कि आई जो है वो ज़्यादा होगी अगर एटॉमिक साइज़ कम होगा. आपका साइज़ एटम का जितना ज़्यादा छोटा, इसका मतलब है वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा, तो हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. सिमिलरली अगर एटॉमिक साइज़ छोटा हो गया, बड़ा हो गया, अगर एटॉमिक साइज़ हम क्या ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, तो आई कम हो जाएगी क्योंकि बड़े साइज़ में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम काम करेगी और वहाँ पे हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए. नेक्स्ट फैक्टर इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि आपका अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आई बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. और अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो आई भी घटेगी. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जो डिस्टेंस है बिटवीन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वो ज़्यादा हो जाएगी. और जब ज़्यादा हो जाएगी तो साइज़ बढ़ गया, और साइज़ बढ़ गया तो आई कम हो जाएगी क्योंकि हम इजीली वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज़ छोटा हो जाएगा यानी कि आई बढ़ जाएगी. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर घट गया तो इसका मतलब है साइज़ बड़ा हो गया और आई घट जाएगी. तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. थर्ड वन आ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट. बिल्कुल वही सेम काम है कि अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्क्रीन कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ना आए, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर आप बढ़ा दोगे तो वहाँ से आई जो होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाना जो होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि साइज़ बढ़ जाएगा. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो आई घटेगी. और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट घट गया, घटने का क्या मतलब हुआ कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बचा ही नहीं पाए आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को, कि अंदर वाले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए. स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने का मतलब है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाने शुरू हो गए, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्टी आएगी, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा. तो आई बढ़ेगी, इसका मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट घटा हुआ है, और आई घटेगी तो इसका मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा हुआ है. ये फैक्टर डायरेक्टली ऐसे काम करते हैं, सीधे सीधे हमें एज इट इज़ ही लर्न करने होंगे. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स. कि जो सबशेल्स होती हैं SPDF, उनकी पेनिट्रेशन पावर कितनी होती है, कि उनकी जो स्ट्राइकिंग पावर है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने की जो पावर है वो कैसी है. तो S के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं. तो जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, वहाँ पे जो एनर्जी होगी सबशेल की वो सबसे ज़्यादा होगी. इसका मतलब है एनर्जी ऑफ F सबसे ज़्यादा, D की उससे कम, P की उससे कम और S की सबसे कम. लेकिन मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूँ अगर न्यूक्लियस की तरफ, तो न्यूक्लियस की तरफ जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है S की, क्योंकि ये अट्रैक्ट तेज़ी से होता है, सबसे इनर शेल में पाया जाता है. फिर उसके बाद P वाले कम अट्रैक्ट होंगे, देन D वाले कम अट्रैक्ट होंगे, देन F वाले कम अट्रैक्ट होंगे. एनर्जी तो F की ज़्यादा है लेकिन अट्रैक्शन F का कम है. एनर्जी S की कम है लेकिन अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज़्यादा है. इसका मतलब पेनिट्रेशन पावर S की ज़्यादा होती है और F की कम होती है. ये छोटा सा लॉजिक है जो तुम्हें याद रखना है यहाँ पे. अब IP पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं. जैसे बोरोन और बेरिलियम की मैं बात करूँ, इनकी सेकंड IP को मुझे चेक करना है, सेकंड IP मुझे देखनी है. तो पहले मैं इनकी फर्स्ट IP चेक करूँगा. फर्स्ट IP चेक करने के लिए मैंने बोरोन लिखा, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, देन 2s2, देन 2p1. ये हो गया बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सब शेल में, और S में बैठे हैं पूरे 2. अब मैं बेरिलियम लिखता हूँ. बेरिलियम का क्या आएगा 4, तो 1s2, बेरिलियम का मेरे पास आ जाएगा 1s2, देन 2s2. तो ये आ गया मेरे पास S में 2 इलेक्ट्रॉन. अब इसका जो 2p वाला है वो खाली है, 2p में 0 इलेक्ट्रॉन है. तो अब इनमें से फर्स्ट IP का अगर मैं देखूँ पहले, फर्स्ट IP यानी कि फर्स्ट IP इज़ रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो कौन आसानी से रिमूव कराएगा? बेरिलियम तो कराएगा नहीं क्योंकि ये तो स्टेबल है, इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो ये स्टेबिलिटी पर है. लेकिन इस बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी कि P में केवल 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है जो इसको अनस्टेबल बना रहा है, तो ये आसानी से अपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देगा. इसका मतलब है IP ऑफ बोरोन इज लेस एज कंपेयर टू दी बेरिलियम. तो फर्स्ट IP की मैं बात करता हूँ तो बेरिलियम की होगी ज़्यादा
और बोरोन की होगी कम। फर्स्ट आईपी का ऑर्डर तो ये मिला। अब मैं बात करूँ अगर सेकंड आईपी, सेकंड आईपी का क्या मतलब हुआ कि मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक और इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या मतलब हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका बेरिलियम बोरोन में से तो 2p हो गया 0 है। तो अब मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि फर्स्ट आईपी मैंने बेरिलियम की भी चेक कर ली और इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका। फर्स्ट आईपी का मतलब होगा दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो दोनों में से मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे ही निकाला तो बेरिलियम के एस में अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन बोरोन के एस में 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब सेकंड आईपी जब मैं चेक करूंगा यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करूंगा तो कौन अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकलने का रिमूव नहीं वो नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा। तो उस केस में बेरिलियम जो होगा वो इजीली अपने इस आउटर मोस्ट शेल में से इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देगा एज कम्पेयर टू बोरोन, क्योंकि बोरोन कैसा हो गया, पेयर्ड हो गया। तो फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी चेंज होते रहते हैं। तो फर्स्ट आईपी का केस में बेरिलियम का ज़्यादा आ रहा था। जब हमने फर्स्ट आईपी का केस देखा तो उसमें बेरिलियम का ज़्यादा आ रहा किससे, बोरोन से। और जब हमने सेकंड आईपी का केस देखा तो बोरोन का ज़्यादा आया किससे, बेरिलियम से। तो ये ऑर्डर्स इस तरीके से निकालने के लिए एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट आईपी ऑर्डर, सेकंड आईपी ऑर्डर बताइए इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स या फॉलोइंग एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। अब स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो वो तो बहुत स्टेबल हो गया, सीधी सी बात है। जब कंप्लीटली फिल्ड होगा 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस पी में भरे हुए हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन एस में भरे हुए हैं, या 10 इलेक्ट्रॉन डी में भरे हुए हैं, इसी तरीके से एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो वो कंप्लीटली स्टेबल होंगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाएंगे हाफ स्टेबल, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। अब जब ये हाफ फिल्ड हैं तो ये स्टेबल भी कैसे हो गए, हाफ स्टेबल। तो इनकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब अगर हाफ स्टेबिलिटी से कम इलेक्ट्रॉन है या हाफ स्टेबिलिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एस में तो पॉसिबल ही नहीं है, एस या तो बिल्कुल खाली रहेगा या 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या भरे हुए 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एस में। पी में पॉसिबिलिटी क्या है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं। तो इस केस में ये अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल, स्टेबल और हाफ स्टेबल, ये 3 चीज़ें हैं। अनस्टेबल तब जब हाफ स्टेबिलिटी से कम इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, स्टेबल तब जब फुलफिल्ड हो, और हाफ स्टेबल तब जब इक्वल टू दी नंबर ऑफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो मेरे पास कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन दिखा रखा है, इसका ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी। तो ये फर्स्ट आईपी का ऑर्डर भी आप ऐसे ही चेक करेंगे जैसे अभी मैंने बोरोन और बेरिलियम का ऑर्डर निकालना बताया। इसी तरीके से सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का फर्स्ट आईपी का ऑर्डर चेक किया हुआ है, और मैग्नीशियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव का सेकंड आईपी का ऑर्डर चेक किया हुआ है। क्योंकि जब हम फर्स्ट आईपी देख लेंगे यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव करा देंगे तो सोडियम बदल जाएगा सोडियम पॉजिटिव में, एल्यूमिनियम बदल जाएगा एल्यूमिनियम पॉजिटिव में, और मैग्नीशियम बदल जाएगा मैग्नीशियम पॉजिटिव में। अब इस केस में जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैग्नीशियम में खर्च होगा, उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एल्यूमिनियम में खर्च होगा, और उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सोडियम में खर्च होगा। क्योंकि सोडियम बन चुका होगा 2p6 और 3s0, एल्यूमिनियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा और मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑलमोस्ट 2p6 पर आ जाएगा बाय रिमूविंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि मैग्नीशियम पॉजिटिव के आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम पॉजिटिव के में 2 हैं, सोडियम पॉजिटिव के में 8 हैं। तो ये तो मना करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, इसलिए इसके अमाउंट ज़्यादा, इसकी आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में बैठे होंगे, 3s में बैठे होंगे, 3s2। जबकि मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3s में 1 इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, तो 3s1 वाला इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा क्योंकि ये हाफ स्टेबल है। 3s2 वाला मना करेगा क्योंकि ये फुल स्टेबल है, और सोडियम पॉजिटिव इसलिए मना करेगा क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव कर चुका है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट काम करता है फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी को कैलकुलेट करने के लिए।